प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 11th क्लास में हमारी जो न्यू बुक है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, आज हम इस बुक का बेटे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संचार, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह है इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन करके बेटे 16 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे जो हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, और इसमें ये जो 11th क्लास है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटे। इस बुक के महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो जैसे सेम बुक आपकी 12th क्लास में भी है, सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम चैप्टर रहेंगे, तो बेटे इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि ये आपको नेक्स्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस कारण महत्वपूर्ण है? देखो हमने संचार के भेद किए थे और उसमें लास्ट पार्ट हमने किया था जनसंचार। वही क्वेश्चन यहां पर है कि जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों इतना जरूरी है? आंसर को ध्यान से समझना बेटे। व्यक्तिगत संचार का दायरा सीमित होता है। हमने संचार के भेद में किया है ना व्यक्तिगत संचार। तो व्यक्तिगत संचार क्या होता है? इसमें या तो व्यक्ति खुद से बात करता है या किसी अन्य से। अंतर व्यक्ति और अंतर व्यक्ति में किया हमने ये। तो व्यक्ति का अर्थ है जो संचार सिर्फ व्यक्ति तक सीमित रहता है, उसका दायरा क्या होता है? छोटा होता है। रैलियों में, मेलों में या चुनावी सभाओं, अगर हम इनकी बात करें तो भी उसकी व्यापकता लाखों तक हो सकती है। देखो रैली निकालते हैं, जैसे जो चुनाव वगैरह का टाइम होता है, आप किसी भी मेले में जाते हो वहां पर आपको काफी सारे लोग देखने को मिल सकते हैं। चुनाव में जो सभाएं होती हैं उसमें भी आप लाखों लोगों तक देख सकते हो। किंतु रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट और दूरदर्शन आदि माध्यमों का फैलाव करोड़ों श्रोताओं या दर्शकों तक हो सकता है। लेकिन देखो रेडियो को लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, समाचार जो पत्र है वो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। इंटरनेट पर पूरा दिन लगे रहते हैं, लगभग हर एक मेंबर के पास आज भारत में मोबाइल फोन है, तो इंटरनेट पर पूरा दिन लगे रहते हैं लोग। और दूरदर्शन यानी कि टीवी पर हर कोई लगा रहता है। तो इन माध्यमों का फैलाव कहां तक है? करोड़ों श्रोताओं तक है या दर्शकों तक है। तो बेटे इसलिए महत्वपूर्ण है जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में, क्योंकि जैसे देखो हमने इसकी परिभाषा में भी किया था कि जिसमें संचार किसी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम से होता है। तो यांत्रिक या तकनीकी माध्यम कौन से हैं? मोबाइल फोन है बेटे, रेडियो है, इंटरनेट हम कह सकते हैं, टेलीविजन है, जो समाचार पत्र जैसे जो छपकर हमारे पास से आते हैं। तो ये जो संदेश देते हैं ये करोड़ों लोगों को देते हैं, इसलिए जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, एक एक करके उनको अच्छे से रीड करते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या हैं? ये सभी है जनसंचार। देखो आप इसमें देख सकते हो टीवी भी है, कंप्यूटर है बेटे, मोबाइल फोन है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं बेटे जनसंचार के माध्यम। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटे, इसमें फर्स्ट इसकी विशेषताएं देखिए। जनसंचार की पहली विशेषता है सार्वजनिकता। सार्व क्या होता है? सार्व यानी कि सर्व, सर्व यानी कि सब, जन यानी कि लोग, यानी सब लोग, यानी इसका अगर सामान्य अर्थ निकाले इस शब्द का तो इसका अर्थ निकलेगा सब लोग। जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जो जनसंचार माध्यम है उनकी जो प्रकृति है वो सबके लिए होती है। सबके लिए कैसे होती है? ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं छपता जो सिर्फ एक घर में आता हो, ऐसा कोई इंटरनेट पर प्रोग्राम नहीं आता जिसको सिर्फ एक व्यक्ति देख सकता हो। तो इसमें जो कुछ भी आता है बेटे, जो भी मैसेज इसमें होता है, सब लोग उसको देख सकते हैं। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। देखो नेट पर आप कोई भी चीज देखते हो, क्या वो जिसको आप नेट पर देख रहे हो वह आपको जानता है? नहीं ना। तो यहाँ यह क्या है, जो संचारक और प्राप्तकर्ता, जो हमने इसमें सेकंड क्वेश्चन में रीड किया था, संचारक किसे कहते हैं? प्राप्तकर्ता। तो इनके बीच में वहां तो संबंध दिखाया गया था ना, क्योंकि वहां तो हमारे पास संदेश भी था, माध्यम भी था बेटे, सोर्स था हमारे पास, एक मोबाइल फोन था, ठीक है, कूटवाचन कूटीकरण भी था। लेकिन इसमें जो संचारक और प्राप्तकर्ता, इसके बीच में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेकों नगरों में अनेकों वर्गों के लोग देख रहे होते हैं।
मान लीजिए बेटे जैसे क्रिकेट मैच आता है, उसको भारत का लगभग मतलब जो क्रिकेट को पसंद करता है, एक ही समय में हर एक घर में उसको ग्रुप में लोग बैठकर देख सकते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। और सार्वजनिकता क्यों है बेटे इसकी पहली विशेषता, क्योंकि जो इंटरनेट है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, इस पर जितने भी कार्यक्रम आते हैं इन पर, तो इनमें सभी लोगों की रुचि होती है। इसलिए इनका जो पहला जो पार्ट है बेटे विशेषताओं में, वो है सार्वजनिकता, क्योंकि इसमें जितने भी कार्यक्रम प्रदर्शित होते हैं वो सब लोगों के लिए होते हैं और सबकी उसमें रुचि होती है। पार्ट नंबर 2 देखिए, अत्यधिक व्यापकता। अत्यधिक व्यापकता का अर्थ क्या है, जनसंचार माध्यमों के व्यापकता की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। जो जनसंचार माध्यम है, कोई भी जैसे कोई घटना घटित हो जाती है, उसको एक साथ ना करोड़ों अरबों लोग तक देखते हैं बेटे। मान लीजिए कई बार क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी स्पीच देते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं उनकी स्पीच को। तो जनसंचार माध्यमों की जो व्यापकता है, उसकी जो संभावना वो करोड़ों अरबों तक हो सकती है। क्रिकेट का खेल हो या विशेष राजनीतिक सामाजिक अवसर हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना, वहां भी सार्वजनिकता यानी सब लोग ग्रुप में बैठकर देख सकते हैं। व्यापकता यानी बहुत बड़ा दायरा है इसका। संचार जो मौखिक है, अमौखिक, इनका दायरा छोटा होता है, लेकिन जो जनसंचार का पार्ट है बेटे, इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए इसका पार्ट लिखा। इसकी दूसरी विशेषता हमने यहाँ पढ़ रहे हैं जिस पार्ट को, वो है अत्यधिक व्यापकता। चाहे वो क्रिकेट का खेल हो या फिर कोई सामाजिक अवसर हो या कोई राजनीतिक अवसर हो, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई स्पीच देते हैं, तो उसको करोड़ों अरबों लोग एक साथ में उसको सुन सकते हैं, टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता है अत्यधिक व्यापकता। थर्ड देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, कोई एक व्यक्ति उसको नहीं चला सकता। हम एक छोटी सी संस्था कोई लेते हैं, हमारा स्कूल है बेटे, तो क्या एक अकेले चेयरमैन सर उसको संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। रोल होता है प्रिंसिपल मैम का भी साथ में है, टीचर्स का भी। टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर टीचर और बच्चे नहीं है तो इसका मतलब आपका भी उसमें मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है। तो एक कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, उसको कभी भी एक व्यक्ति नहीं चला सकता। तो ये तो जो संस्था जनसंचार की तो बहुत बड़ी संस्था होती है, इसमें तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जनसंचार की जो संगठन है बेटे, उसको कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। पूरा चैप्टर है हमारा एक समाचार पत्र पर, वहां आप देखना बेटे कि समाचार पत्र छपते कैसे हैं, किन किन की मुख्य भूमिका। अभी आएगा एक मुख्य पार्ट यहाँ पर भी है उसका। तो समाचार पत्र कोई एक व्यक्ति नहीं छाप सकता, बहुत सारे लोग मिलकर छापते हैं। बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है कि कौन सी खबर छपनी है, कौन सी नहीं छापी जानी है, कौन सी खबर मुख्य है जो फ्रंट पेज पर आनी है, कौन सी है जो लास्ट में जाएगी। वो सारी मतलब ये नीतियां होती हैं, इनकी निर्धारित होती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह, ऐसे ही प्रकाशन समूह है। हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं हम, दैनिक जागरण एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। रेडियो, दूरदर्शन आदि भी ऐसे ही संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो टीवी पर भी तो फिक्स होता है। देखो मान लीजिए कोई भी सीरियल आप देखते हो, उसका टाइम फिक्स होता है ना वहां पर। क्यों? क्योंकि वह निर्धारित समय है उसका, और उससे पहले या बाद में उसको हम नहीं देख सकते। तो ये है औपचारिक संगठन। नेक्स्ट बात देखो बेटे, द्वारपालों का नियंत्रण। किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल क्या होते हैं? गेटकीपर होते हैं ना। तो गेटकीपर का यहाँ क्या रोल है? यहाँ फल प्रकाशित हाल का ये क्या करते हैं बेटे, जो भी खबर छपती है हाल का निर्धारण और नियंत्रण करते हैं कि कौन सी खबर छपनी है और कितनी छपनी है, ये उसका निर्धारण करते हैं। समाचार पत्रों में संपादक, सहायक संपादक, सहायक समाचार संपादक और उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। तो जो ये द्वारपाल है, इसके अंडर में क्या क्या है बेटे? संपादक है, सहायक समाचार संपादक है, सहायक संपादक है और उप संपादक है। ये चार जो मुख्य पार्ट यहाँ पर बता दिए गए, ये क्या निर्धारित करते हैं? ये निर्धारित करते हैं कि समाचार पत्र में कौन सी सामग्री और कितनी छपेगी। जैसे जो ये संवाददाता होते हैं बेटे, बहुत सारी लंबी खबर इकट्ठी करके लाते हैं। फिर ये जो चार जो मंडल बनाए जाते हैं उसमें वो क्या करते हैं,
वो जो ग्रुप में व्यक्ति होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि किस खबर को छापे और किसको न छापे, कितनी छापनी है ये भी निर्धारित करते हैं। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। जो ये द्वारपाल होते हैं बेटे 3 वैल्यू होती हैं, उनकी रक्षा करते हैं। सार्वजनिक, सबके मतलब महत्व को देखकर खबर छपती है। कोई अश्लील खबर आप देखना कभी नहीं मिलेगी आपको अखबार में, क्योंकि सबको ध्यान में रखकर ही खबरें छापी जाती है। सेकंड पार्ट है पत्रकारिता के सिद्धांत। पत्रकारिता के सिद्धांत क्या है? कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई भी लाइन आगे पीछे ना जाए, मतलब व्याकरण के नियम के अनुसार अशुद्धि ना हो, तो ये निर्धारित किए जाते हैं द्वारपाल द्वारा। थर्ड पार्ट है आचार संहिता। आचार संहिता का यहाँ पर अर्थ है सरकार के द्वारा निर्धारित नियम, क्योंकि सरकार ने भी काफी सारे नियम लगा रखे क्योंकि आप देखना कोई भी सरकार जब आएगी, मान लीजिए अब बीजेपी है, कभी भी आप बीजेपी की बुराई वहां छपी नहीं देखोगे। नियम है, सरकार के कहे अनुसार इनको चलना पड़ता है। तो ये मुख्य है बेटे द्वारपालों का नियंत्रण। नेक्स्ट विशेषताएं, हम इसको थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पार्ट में भी कर सकते हैं। फीडबैक, प्रतिक्रिया का अभाव। फीडबैक को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहा जाता है हिंदी में। तो इसका अभाव होता है। जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। मान लीजिए आप इंटरनेट पर कोई भी सीरियल देखते हो, टीवी पर कोई सीरियल देखते हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो क्या आपको जवाब मिल जाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये नियम मतलब थोड़ी सी विशेषता में ही इसको काउंट किया गया है कि इसमें जो फीडबैक है वो उसी समय नहीं मिल पाती। प्राय अनेक प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। कोई भी सीरियल ले लीजिए, वह उसको देखने वाले कितने हैं, उनका जो सीरियल आता है उस पर कमेंट करने वाले कितने हैं, कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव कमेंट आए हैं, तो ये निर्धारित करता है कि वो कितनी जो सीरियल है बेटे वो कितना लोकप्रिय है या कितने लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो इसमें जो फीडबैक है इसका थोड़ा सा अभाव होता है, थोड़ी सी कमी होती है। जैसे टीवी है, इंटरनेट है, इस पर जो हम देखते हैं बेटे उससे रिलेटेड जो सवाल है उसे हम तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये था बेटे आज। वैसे तो ये 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जैसे बेटे इसके पार्ट है तो यहां तक हमारे पार्ट जाएंगे। फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया के अभाव तक हम इसको राइट करेंगे नोटबुक में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को बेटे स्टार्ट करेंगे।